चलिए, आज बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे नाटकीय सौदों में से एक की। ये कहानी है संकट की, बड़े बड़े ईगोस के टकराव की और एक अरबों डॉलर के जुए की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिज्नी के पिक्सार को खरीदने की कहानी की। और पूरी की पूरी कहानी ना बस एक सवाल पर आके टिक जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब डिज्नी के नए सीईओ को देना था और जिस पर कंपनी का पूरा भविष्य दांव पर लगा था। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 2005, महीना नवंबर का। बॉब आइगर ने अभी-अभी डिज्नी के सीईओ की कुर्सी संभाली ही थी और उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। चुनौती थी डिज्नी के उस आइकॉनिक एनिमेशन स्टूडियो को बचाने की जो कभी कंपनी का दिल हुआ करता था, लेकिन अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आपको बताएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। 1994 के बाद डिज्नी की एक फिल्म औसतन कमा रही थी $270 मिलियन और वहीं दूसरी तरफ पिक्सार की हर फिल्म लगभग $538 मिलियन कमा रही थी। मतलब सीधा सीधा डबल। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, डिज्नी को एनिमेशन की रेस में बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि एनिमेशन का जो बेताज बादशाह था डिज्नी, वो इस हालत में पहुंचा कैसे? चलिए जरा इस गिरते हुए साम्राज्य की दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं थी बल्कि कई सारी थीं। द लायन किंग की जबरदस्त कामयाबी के बाद ना डिज्नी का जादू जैसे फीका पड़ने लगा। स्टाफ 275 से बढ़कर 2200 हो गया, मतलब खर्चा आसमान छूने लगा। ऊपर से जो क्रिएटिव हेड थे जेफरी कैट्ज़नबर्ग, वो भी कंपनी छोड़कर चले गए। फिर डायनासोर जैसी एक महंगी सीजी फिल्म आई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और तो और पुराने एनिमेटरों को जबरदस्ती नई तकनीक सीखने को कहा गया, जिससे उनका मोराल पूरी तरह से टूट गया। मतलब हर तरफ से बस मुसीबतें ही मुसीबतें। लेकिन एक तरफ जहां डिज्नी स्ट्रगल कर रहा था, वहीं एक दूसरा स्टूडियो था जो कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा था। तो ये कहानी सिर्फ डिज्नी की नाकामी की नहीं है, बल्कि पिक्सार की उस जबरदस्त सक्सेस की भी है। और इन दोनों दुनियाओं के बीच जो जमीन आसमान का फर्क था, उसकी भी है। दोनों स्टूडियोज के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। डिज्नी में क्या था? एक टॉप टाउन कल्चर। सब कुछ ऊपर से तय होता था। कहानियों का फैसला बड़े बड़े अधिकारी एक गोंग शो जैसी मीटिंग में करते थे। और दूसरी तरफ था पिक्सार। वहां फिल्म बनाने वाले ही असली बॉस थे। कोई गोंग शो नहीं, बल्कि डायरेक्टर्स का एक क्रिएटिव ब्रेन ट्रस्ट था जो मिलकर आइडियाज को बेहतर बनाता था। समझिए, एक तरफ थे बॉस और दूसरी तरफ थे आर्टिस्ट। और पिक्सार की कामयाबी का राज ना उनकी एक सोच में छिपा था। उनका मंत्र था कि कला टेक्नोलॉजी को चैलेंज करे और फिर टेक्नोलॉजी कला को प्रेरित करे। ये एक ऐसा साइकिल था जिससे लगातार कुछ नया, कुछ कमाल का बनता रहता था। आर्ट और टेक्नोलॉजी की यही जुगलबंदी, यही पिक्सार का सीक्रेट वेपन था। तो फिर सवाल ये है कि अगर पिक्सार इतना सक्सेसफुल था तो वो डिज्नी के साथ टिका क्यों नहीं? क्योंकि जो पार्टनरशिप कभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी ना, अब वो एक बोझ बन चुकी थी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये रिश्ता बिगड़ा कैसे। कहानी शुरू हुई 1991 में। डील सीधी सादी थी, डिज्नी पैसा देगा और सारे राइट्स उसके पास होंगे। लेकिन टॉय स्टोरी की जबरदस्त कामयाबी ने गेम ही बदल दिया। 1997 में एक नई डील हुई जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट बांटने की बात हुई। लेकिन ये कोई बराबरी का सौदा नहीं था और 2004 आते आते रिश्ते में इतनी खटास आ गई कि बातचीत ही बंद हो गई। पिक्सार ने तो खुलेआम कह दिया कि अब वो डिज्नी के साथ काम नहीं करेगा। ये जो चार्ट है ना, ये 1997 की डील की असलियत बताता है। कहने को तो ये पार्टनरशिप थी, लेकिन डिज्नी अपनी फीस वगैरह काटकर मुनाफे का लगभग 60% हिस्सा ले जाता था। और पिक्सार, जो असल में सारी मेहनत कर रहा था, फिल्में बना रहा था, उससे मिलता था सिर्फ 40%। मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसमें एक पार्टनर दूसरे से कहीं ज्यादा कमा रहा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये लड़ाई थी कंट्रोल की। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि पिक्सार अपनी फिल्मों का 100% मालिक बने। और सबसे बड़ा पंगा था सीक्वल को लेकर। डिज्नी के पास ये राइट था कि वो पिक्सार से पूछे बिना टॉय स्टोरी 3 जैसी फिल्में बना सकता था। पिक्सार को डर था कि डिज्नी सस्ते सीक्वल बनाकर उनके प्यारे कैरेक्टर्स को बर्बाद कर देगा। और डिज्नी, वो ये कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और जानते हैं, इस पूरी कॉर्पोरेट लड़ाई के पीछे ना एक पर्सनल दुश्मनी भी थी। ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों का टकराव था। पिक्सार के स्टीव जॉब्स और डिज्नी के माइकल आइजनर। स्टीव जॉब्स तो अपनी बातें छिपाते नहीं थे।
उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि माइकल आइजनर की डिज्नी हमारी फिल्मों की मार्केटिंग करेगी, ये सोचकर ही हमारी टीम को बीमार जैसा महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ पैसों की सौदेबाजी नहीं थी, ये डिज्नी की लीडरशिप पर भरोसे की जबरदस्त कमी थी। और हां, ये दुश्मनी कोई एक तरफा नहीं थी। डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर वो भी स्टीव जॉब से बहुत खफा थे। क्यों? क्योंकि एप्पल ने एक कैंपेन चलाया था, रिप मिक्स बर्न। आइजनर को लगा कि जॉब्स खुलेआम लोगों को फिल्में पायरेट करने यानी चोरी करने के लिए उकसा रहे हैं। ये उनके लिए एक सीधा हमला था। और यहीं पर कहानी में वापस एंट्री होती है बॉब आइगर की। पार्टनरशिप टूट चुकी थी, रिश्ते में कड़वाहट भर चुकी थी, उन्हें कुछ तो करना ही था। लेकिन अब बात सिर्फ एक नई डील की नहीं थी, समाधान कुछ और था, कुछ बहुत बहुत बड़ा और उतना ही ज्यादा रिस्की। टेबल पर जो सॉल्यूशन था वो था अधिग्रहण, यानी पिक्सार को पूरी तरह खरीद लेना। और कीमत होश उड़ा देने वाली, लगभग $7.5 बिलियन। ये सिर्फ एक स्टूडियो को खरीदना नहीं था, ये डिज्नी के इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक होने वाला था। तो आइगर के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। फायदे तो साफ साफ दिख रहे थे, पिक्सार को खरीद लो और डिज्नी की एनिमेशन की प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व। नए कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, मर्चेंडाइज बढ़ेगा और स्टीव जॉब जैसा जीनियस बोर्ड पर आ जाएगा। लेकिन रिस्क भी उतने ही बड़े थे। पहली बात, कीमत बहुत ज्यादा थी। दूसरा, दोनों कंपनियों का कल्चर जमीन आसमान जैसा अलग था। और सबसे बड़ा डर, क्या पिक्सार का टैलेंट, वो जीनियस लोग डिज्नी के लिए काम करेंगे भी या नहीं? उस वक्त एक एनालिस्ट ने इस डर को बहुत सही शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा, अगर पिक्सार का क्रिएटिव टैलेंट चला गया तो इसका मतलब यह होगा कि डिज्नी ने दुनिया के सबसे महंगे कंप्यूटर खरीदे हैं। और बात बिल्कुल सही थी। डिज्नी कोई बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा था, वो एक क्रिएटिव कल्चर खरीद रहा था। अगर जॉन लेसेटर और उनकी टीम चली जाती तो वो सब पैसा बर्बाद हो जाता। और आखिर में बॉब आइगर को इसी सवाल का जवाब देना था। डिज्नी के लिए ज्यादा बड़ा रिस्क क्या था? $7.5 बिलियन एक ऐसी कंपनी पर लगा देना जिसकी असली दौलत यानी उसके लोग कभी भी दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते थे, या फिर कुछ ना करना और अपनी कंपनी के दिल को, अपने एनिमेशन स्टूडियो को धीरे धीरे मरते हुए देखना। यही था वो $7.5 बिलियन का जुआ जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख